स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसी और बढ़ते खबरों की ओर। देहरादून में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से कई औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित छात्र छात्राओं को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही सीएम ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। नियुक्ति पत्र पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। मैं आज इस अवसर पर उन सभी औद्योगिक इकाइयों का, औद्योगिक संस्थानों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। आप सभी का सहयोग हमारे राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक है। और आज जिनको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये नियुक्ति पत्र आपके सपनों की पहली सीढ़ी है और आपकी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा और जो परिश्रम, लगन से आपने अपनी तैयारियां की है, अपने भविष्य को बनाने का काम किया है, उस प्रतिभा का भी सम्मान है जो आज आपको नियुक्ति पत्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अपने कार्यस्थल पर जहां भी, जिस संस्थान में भी आपको काम मिला है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को अपने पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे, पूरे समर्पण के साथ पूरा करेंगे और अपना उत्कृष्ट देने का काम, अपना सर्वोत्तम देने का काम आप ईमानदारी से करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर युवा को रोजगार के उचित अवसर मिलें, चाहे वो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट हैं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हों, सरकारी नौकरियों के माध्यम से हों या रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से हों। हमारा ये प्रयास है कि सभी को कुछ न कुछ काम मिले। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज राज्य के अंदर हम एक ऐसा माहौल बना पाए हैं जहां निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हमारे आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। इन इकाइयों में काम करके न केवल हमारे युवा अपने परिवार का सहारा बनते हैं, बल्कि वह हमारे राज्य और देश की तरक्की में भी महत्वपूर्ण योगदान कर पाते हैं। अपना वह सब देने का काम उनके माध्यम से होता है जिसके लिए राष्ट्र भी उनसे अपेक्षा रखता है। भाइयों बहनों, जहां तक हम उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो सच में उन्हें उचित अवसर मिले और सही दिशा मिले। सही दिशा और उचित अवसर मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य हमको प्राप्त होता है। हम युवाओं को उचित अवसर प्रदान करने के साथ ही सही दिशा दिखाने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, पहली प्राथमिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना एक तरह से मैं कहूं जो राष्ट्र निर्माण की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसका यह भी एक पार्ट है और यह विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक जरूरी कदम है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर अनेक तरक्कियां हुई हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो हर क्षेत्र में पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर तमाम प्रकार से हमारे नौजवानों और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। और उनके नेतृत्व में देश में इनोवेशन और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको प्राथमिकता दी गई है। आज हम चाहे स्टार्टअप इंडिया की बात करें या मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने जिन्होंने देश में
इनोवेटिव अप्रोच से युक्त नई औद्योगिक एक क्रांति की शुरुआत हुई है। एक नया समय देश के अंदर आया है। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार के शांतर शाह गांव पहुंचे सांसद चंद्रशेखर। सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर साझा किया दुख। गांव में युवती की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या और ऐसे में सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। हरिद्वार के शांतर शाह गांव चंद्रशेखर पहुंचे और सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उनके साथ जो है दुख भी साझा किया है। तो ये जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है। गांव में युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलने सांसद चंद्रशेखर पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, पीड़ित परिवार से मिलने सांसद चंद्रशेखर पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातचीत हुई है वहां? देखिए, पिछले दिनों एक नाबालिग लड़की के हत्या का मामला सांसद में सामने आया था, जिसके बाद अब चंद्रशेखर जो नगीना के सांसद है वो आज हरिद्वार पहुंचे हैं। शुरू से ही जो उनकी पार्टी है वो लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में रही है और लगातार उसके लिए प्रदर्शन भी उन्होंने यहाँ पर हरिद्वार में किया था, जिसके बाद जो आरोपी हैं वो पकड़े गए थे। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार इसमें बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही जिस तरह से नगीना के सांसद हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको हर संभव जो उनकी तरफ से सहायता हो सकती है उसका उन्होंने भरोसा दिलाया। और साथ ही उनकी पार्टी है वो लगातार हमेशा पीड़ित परिवारों की इस तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके न्याय के लिए वो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरह से एक बार दोबारा से जो पार्टी है उसके जो सुप्रीमो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो पीड़ित लड़की के पीड़ित परिवार है वो उनसे मुलाकात कर उनको न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो जो भी संभव हो सकेगा संसद तक वो सभी प्रयास करेंगे जो लड़की है उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। जी विकास, गांव में कैसा माहौल देखा जा रहा है? पीड़ित परिवार का क्या कहना है, किस तरह से उन्हें सांत्वना दी गई है? देखिए, क्योंकि जो लड़की का मामला सामने आया था तभी से गांव में जो माहौल था थोड़ा जिस तरह से माहौल को देखते हुए पुलिस ने एक कड़ी सुरक्षा वहाँ पर कर दी गई थी। एक बार पुनः पुलिस ने वहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए हैं, पुलिस को तैनात वहाँ पर किया है ताकि किसी भी नेता के पहुंचने पर गाँव वाले हैं वो किसी तरह से आक्रोशित ना हो। वो पीड़ित परिवार क्योंकि आरोपी भी उसी गाँव के ही हैं, तो इसीलिए किसी तरह का तनाव उस गाँव में ज्यादा ना उत्पन्न हो, इसके लिए पुलिस ने वहाँ पर पुलिस की तैनाती वहाँ पर की गई है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से उनको जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको और जो आरोपी परिवार है उनको कहीं ना कहीं जो माहौल गांव का है उसको ना होने दिया जाए। जी, तो क्या अभी वो वहाँ मौजूद है? देखिए, वो बातचीत करके आज फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जिस तरह की उनसे पूरे परिवार से उनकी मुलाकात हुई और उनको ढांढस बनाया, तो लेकिन उससे पहले लोगों ने उनका बड़ा जिस तरह से स्वागत यहाँ पर गांव में और गांव से पहले चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर किया है वो पूरे गांव में भी उनका स्वागत किया गया और जिस तरह से उनको परिवार को उन्होंने ढांढस बजाया उसके लिए भी लोगों ने उनका शुक्रिया यहाँ पर किया है। तो फिलहाल वो यहाँ से रवाना यहाँ पर हो गए हैं और फिलहाल जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात यहाँ पर अभी भी तैनात की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर एक बार पुनः दोबारा ना हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। अब नहीं बढ़ते आगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, कोटद्वार में भारी बारिश के आसार। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। 7 जिलों में
भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना विभाग ने जताई है और साथ ही साथ आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है मौसम विभाग की ओर से। तो बारिश को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से हिदायत भी बरतने की अपील की है। तो बारिश को लेकर यह अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो लगातार जो है उत्तराखंड में बारिश के वजह से लोगों को काफी मशक्कत हो रही है और मौसम विभाग भी समय समय से लोगों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है और एक बार फिर से 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। नैनीताल, चंपावत, कोटद्वार में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं और इसी के साथ देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग की ओर से आम नागरिक, आम जनता को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और 7 जिलों में भारी बारिश के आसार विभाग ने जताए हैं। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और ऐसे में विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। और वहीं मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं 17 और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 17 और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खासकर कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश जगह भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र के अलावा मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश का अंदेशा है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की बेहद आवश्यकता है। तो 17-18 जुलाई को बारिश की संभावना जताई गई है और 17-18 जुलाई को मौसम विभाग ने जो है लोगों से हिदायत बरतने को कहा है। कुमाऊं के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है और बात करें तो लगभग 7 जिलों में विभाग ने हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ लोगों से हिदायत भी बरतने को कहा है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में लगातार बरसात की वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार है। वहीं 17-18 जुलाई को बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने और ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। तो मौसम विभाग की अपील और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब कैंतुरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया है। लगातार जो बारिश है वो बंद नहीं हो रही है। हर 1-2 दिन के बाद जो है अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और फिर से 17-18 जुलाई को बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि आसमान से बरसने वाली बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बन रही है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि लगातार चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं मंडल हो, दोनों जगहों पर बारिश का कहर देखने को मिला था। तो उसके चलते कह सकते हैं कि अब जो मौसम विभाग ने 17-18 का जो पूर्वानुमान जारी करा उसको देखते हुए लोगों की चिंताएं और बढ़नी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन अपना स्तर पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर कर रहा है। खासतौर पर जो पहाड़ी मार्गों पर जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड और भूस्खलन की घटनाएं जो अब तक यहाँ पर हो रही है उसके चलते काफी परेशानी पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को उठानी पड़ रही है। आवागमन के ज्यादातर मार्ग यहाँ पर बंद हो चुके हैं। संपर्क मार्गों का जिला मुख्यालयों से संपर्क कर चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि फिर से 24 से 48 घंटे लोगों के लिए एक बार फिर सतर्क रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर लोगों से अपील भी कर रही है, जागरूक रहने के लिए भी कह रही है, ताकि किसी भी प्रकार से जनता इस बारिश के मौसम में परेशानियों के सामने से दो चार ना हो।
तो ये कहा जा सकता है कि लगातार मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान हो रहा है उसको देखते हुए उत्तराखंड में आने वाले 24 से 48 घंटे और ज्यादा सावधानी बरतने होंगे और लगातार भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अंजना भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। और अंजना, अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर जो है जारी है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से पौड़ी और कोटद्वार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पहले 5वें मील के पास डेंजर जोन बना हुआ था, लेकिन सुबह से बारिश हुई है उसके बाद वहाँ पर एक डेंजर जोन बन गया है। पूरी तरह से वो रास्ता खराब हो चुका है। बड़े बड़े गोल्डन रास्ते पर आ जाने की वजह से रास्ता खुलने की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जी 17-18 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में, यानी कि बात करें तो अधिकतर हिस्सों में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से हिदायतें बरतने को कहा है। जिस तरह से 2 दिन की लगातार बारिश का मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है, उसको लेकर के प्रशासन थोड़ा अलर्ट जरूर है, लेकिन जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है उसको देखते हुए प्रशासन की भी जो दावे होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो प्रशासन कुछ कर सकता है। जिस तरह से वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पर आए हुए, इस तरह से वहाँ पर घंटों लोग जाम में फंसे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरह से जब लैंडस्लाइड होने के बाद खुद यातायात के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो यात्री वहाँ फंसे हुए थे उनसे यही अपील की है कि आप लोग अपने अपने गंतव्य के लिए वापसी चले जाएं, क्योंकि अभी वहाँ के रास्ते खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जी बात करें तो इस दौरान जो है सड़कों पर पानी लबालब भर जाते हैं और ऐसे में लोगों को रोजाना की जो जरूरतें हैं आवाजाही उसमें भी काफी परेशानी होती है। विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरह से अगर थोड़ी भी बारिश कहीं भी होती है तो मैं ये समझती हूँ कि कोटद्वार ही नहीं है, समस्या पूरे ही देश की है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो जाती है और वहाँ पर जो स्थिति पैदा होती है कि वो न तो निकलने के लिए साधन कुछ होता है, यातायात में व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। जनजीवन देखा जाए तो बरसात में आम जनजीवन जो होता है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। अंजना, लगातार हम बात करें नदियों की तो पिछले दिनों हमने देखा था कि नदियां भी लगातार उफान पर रही है और जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए हैं उनसे भी विभाग बार बार अलर्ट जारी कर रहा था, साथ ही साथ कहीं और शिफ्ट होने की बात कर रहे थे। अभी के क्या हालात? जिस तरह से नदियों के किनारे लोग रहते हैं, ये बात कई सालों से ये मुद्दा कोटद्वार में बना हुआ है और सिर्फ एक चिन्हीकरण करके लोगों ने यहाँ पर विभागों ने छोड़ दिया है। उसके बाद साफों में सूद लेते हैं। जब बरसात आती है तो एक अलर्ट जरूर, उनका अलर्ट मोड से रहने की चेतावनी जरूर देते हैं और वे जो नदी के किनारे रहते हैं वे सारी रात बैठ करके यही इंतजार करते हैं कि जब बारिश रुक जाए तो हम लोगों की भी जो है चैन की सांस ले, क्योंकि उनके लिए जो बारिश आती है वो एक आफत बन करके आती है और उनके लिए कहीं भी विस्थापन की व्यवस्था नहीं होती है। जी ये जो आफत की बारिश है, लगातार बारिश हो रही है, लोगों के लिए जो है दिनचर्या, उनकी रोजाना के जो जीवन यापन है कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश जो है जब से मानसून ने दस्तक दी है कम नहीं हो रहा है। हर एक 2 दिन के बाद जोरदार बारिश, भारी बारिश की आशंका जो है जताई जा रही है। कहीं न कहीं विभाग भी इसको लेकर अलर्ट लोगों से जारी करता रहा है बार बार। जी हाँ, जिस तरह से आपने भी कहा कि विभाग अलर्ट करते हैं, लेकिन खाली अलर्ट करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। जिस तरह से शहर में अगर निकासी नहीं होती है तो उसके लिए पहले से ही रणनीति तैयार होनी चाहिए कि निकासी किस तरह से की जाए। जगह जगह नलियों में, नालियों में मलबा पटा रहता है जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें जो पहाड़ों से आने वाले रास्ते होते हैं वो सिर्फ एक ही रास्ता है और जिस तरह से अब रास्ता वो पूरी तरह से बंद हो गया है, वहाँ पर राशन, सब्जी वगैरह आदि पहुँचाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। जी अभी हम बात करें तो प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? इस तरह से भारी बारिश की चेतावनी पहले से ही दे दी गई है। लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश की हो सकती है, बादल फटने की संभावनाएं जताई है। ऐसे में किसी तरह की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो पहाड़ों को जाता है। अगर वो रास्ता कड़ी मशक्कत के बाद खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो उनके लिए बहुत भारी समस्या बन जाएगी। जी अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज देवशयनी एकादशी है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीने के लिए हिंदू धर्म के सभी विवाह और शुभ काम बंद रहते हैं। देवोत्थान एकादशी के बाद ही
एक बार फिर शुरू होते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आज के विशेष धार्मिक त्योहार पर हजारों श्रद्धालु गंगा में स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। देवशयनी एकादशी है। आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आते हैं और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। आज से जो देव सत्ता है वो भगवान विष्णु से हस्तांतरित होकर अर्थात भगवान शिव के पास चली जाएगी। 4 मास के लिए देव सो जाएंगे और कार्तिक मास की, जिसको हम देव उठानी एकादशी कहते हैं, तब से जो हमारे विवाह संस्कार इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। 4 मास में इस प्रकार के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और पूरी प्रकार से जो देव सत्ता का संचालन है वो भगवान शिव करते हैं। इसलिए आज से इस पवित्र तिथि पर स्नान करने के बाद लोग भजन इत्यादि भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। और जो सन्यासी लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो जैन लोग हैं, जैन तीर्थ लोग हैं, वो सभी लोग 4 मास के लिए एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं। अर्थात चूंकि संतों का नदी को पार करना निषेध होता है, इसलिए ये 4 मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कांग्रेस कमेटी गौचर और कर्णप्रयाग द्वारा नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर की स्थापना किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की भाजपा सरकार द्वारा विश्व सनातन धर्म की आस्था का केंद्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कृत्य को सनातन धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।